हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 और जो भी बच्चे हिंदी कोर विषय रखे हुए हैं, तो हिंदी कोर में देखिए आप सभी बच्चों के लिए 40 प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर आऊं, जिसमें आपको एग्जाम में देखिए 40 में 40 यहाँ से पूछा जाएगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार देखिए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके व्हाट्सएप पे जहाँ भी जुड़े अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहला सवाल आपसे पूछा जाए, पहला सवाल यहाँ पूछा हुआ है कि खंड क में यानी अपठित बुद्धि जो आपने पढ़ा हुआ नहीं है, इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर देखिए 4 तक आपके सवाल दिए और चारों के चारों आपको जवाब देने हैं। जिसमें महानगरों के बारे में बताई हुई है कि महानगरों में जो सभ्यता फैली हुई है वो छिछली और हृदयहीन है। लोगों के यहाँ पर देखिए पारस्परिक मिलन के अवसर तो बहुत से हो गए, लेकिन इस मिलन में भी क्या होता है, लोग अंदर से क्या होते हैं, ये घनिष्ठता बना नहीं पाते हैं। दफ्तर बोलिए, ट्राम बोलिए या बसों में भी क्या है, सभी में आदमी आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन इस भीड़ में भी मनुष्य क्या रह जाता है, अकेला रहता है। मनुष्य के लिए जरूरी मनुष्य के भीतर पहले जो मोह माया ममता सहानुभूति भाव थे वे अब धीरे धीरे लापता होते जा रहे हैं। देश और बीच के जो पारस्परिक दूरी अब घट गई है, किंतु आदमी और आदमी के बीच की दूरी है लगातार बढ़ती जा रही है। ये हमारे पास एक अपठित बोध दिया हुआ, गद्यांश दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए कुछ सवाल पूछे गए, जिनमें पहला ही सवाल आपसे पूछा हुआ है कि महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ के कारण, माया ममता और सहानुभूति के भाव के कारण, या फिर तीसरा ऑप्शन है देश के बीच में पारस्परिक दूरी के कारण, या फिर मानवीय संबंधों में हार्दिकता एवं घनिष्ठता भाव के कारण। अब खुद सोचिए क्या होगा इसका सही उत्तर। क्या महानगरों में आप सभी बच्चे जो भी शहरों में रहते होंगे, जो बच्चे ग्रामीण इलाकों में रहते होंगे, उनमें यह भाव जो देखने मिलता है कि किसी घर में अगर कोई घटना घटती है तो सारे मोस्टली गांव वाले जो बच्चे हैं वो गांव वाले बच्चे क्या गांव के जो भी लोग रहते हैं उनके पास जाते हैं। लेकिन अगर शहरों में एक घटना होती है तो वो पड़ोस का पड़ोस में ही नहीं जाता है। तो ये हमारे शहर में कह सकते हैं, ये हमारे भारत के शहरों में ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो महानगरों की सभ्यता को हृदय में इसलिए कहा गया क्योंकि मानवीय संबंधों में देखिए जो भाव है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, मानवीय संबंधों में हार्दिकता एवं घनिष्ठता के अभाव के कारण। अगला सवाल देखिए हमारे पास, मनुष्य के भीतर देखिए कौन से भाव लापता होते जा रहे हैं। वो अकेलापन महसूस कर रहा है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए लिखा गया, यहाँ लिखाना चाहिए, ठीक है। अगला हमारे पास हृदयहीन होता जा रहा है, वो सहानुभूति पाता जा रहा है, या फिर छिछलापन। मनुष्य के भीतर देखिए ऐसा कौन सा भीतर है, सॉरी कौन सा जो भाव है लापता होता जा रहा है, तो सहानुभूति का जो भाव है वो लगातार क्या होता जा रहा है, उसके अंदर लापता हो जाए। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारे पास, इस गद्यांश के लिए देखिए उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। यहाँ ऑप्शन दे दिए कि आपको बताना है, तो क्या होगा बताइए। सामाजिक परंपरा नहीं, सामाजिक परंपरा से कोई बात ही नहीं। मिलन के अवसर नहीं, ये भी नहीं हो सकता। शहरों में बढ़ता फिर एक ये पॉइंट सही है, लेकिन सबसे अच्छा पॉइंट अगर बोला जाए तो महानगरों की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए, हृदयहीन का अर्थ क्या होता है। हृदयहीन मतलब देखिए जिसके पास फीलिंग्स ना हो, इमोशन ना हो, उसे कहा जाता है। हृदयहीन मतलब होता है जो निष्ठुर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए आपको एक पद्यांश दिया हुआ है, यानी कहानी सॉरी पोएम दिया हुआ है, और इस कुछ से कुछ सवाल पूछे गए हैं कि ओ वसुधा के रहने वाले सर्वदा प्यार से, नाम अलग है देश देश के पर वसुंधरा एक है। इस तरह करके देखिए आपको पद्यांश दे दिया गया, और यहाँ प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो इनमें पहला सवाल है, धरतीवासियों से कवि क्या कह रहा है कि मेरी बात सुनो, सदा रहो प्यार से, सबको जानो, ये सब जनों की सुनो। तो देखिए यही बोल दिया गया हमारे पास कि ओ वसुधा के रहने, वसुधा मतलब देखिए यहाँ पर किससे रिलेट कर रहा है पहले समझ लीजिए। यहाँ पर रिलेट किससे किया जा रहा है कि हम सभी बात सुने, यानी सभी रहो प्यार से। पृथ्वीवासी बोला है, धरतीवासियों से कभी क्या कर रहा है कि सभी लोग रहो। धरतीवासी से रिलेट जरूर किया जा रहा है, लेकिन सभी देखो बोली दिए रहो सर्वदा प्यार से, मतलब सभी के साथ क्या प्यार से रहना है। तो सदा रहो प्यार से, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, धरती को बांटने के बाद अब मनुष्य किसे बांटने का प्रयास कर रहा है, खेत खलिहानों को, घर द्वार को, हृदय को, या फल फूलों को। तो देखिए आप धरती को बांटने के बाद मनुष्य जो है वो किसे बांटने का प्रयास कर रहा है, वो बांटने कर रहा है हृदय को। मनुष्य के हृदय जो लगातार बढ़ते जा रहा है, जो कह सकते भावनाएं मनुष्य में वो धीरे धीरे खत्म होते चली जा रही है। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है, कवि ने देखिए किनसे दूर रहने का संदेश दिया, प्यार से, संघार से, धरती से, मनुष्य ने। तो कवि जी ने देखिए क्या है कि संघार मतलब विनाश की ओर से हमें क्या दूर रहना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 7th का इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अनाथ में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब होता है जो पहले लगता है, तो अनाथ में अप वर्ड पहले लगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए हमारे पास अभिव्यक्ति और माध्यम से खंड ख है, जिसमें कुछ सवाल आपको पूछे गए हैं कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, स्रोत या संचारक से, माध्यम से, प्राप्तकर्ता से या संदेश से। तो जो संचार प्रक्रिया इसकी शुरुआत दरअसल कहाँ से होती है याद रखिएगा, तो श्रोता यानी सुनने जिसके सोर्स हमारे पास उससे, या फिर संचारक जिसे आप लोग कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल है जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द है। जनसंचार को इंग्लिश में कहा गया था, बेसिक ये बताना है। तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है देखिए मास कम्युनिकेशन। जन मतलब हो गया मास और संचार मतलब है तो कम्युनिकेशन करना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रिंट मीडिया, आपने क्लास 10th के एग्जाम में पढ़ा होगा प्रिंट मीडिया यानी प्रिंट मीडिया को आविष्कार किसने किया था, गुटेनबर्ग ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 12 में कि टेलीविजन की रजत जयंती देखिए कब मनाएगी, 1974 में, 1964 में, 1984, 1994 में। तो टेलीविजन की देखिए रजत जयंती यानी ब्रॉन्ज जयंती जो कह सकते हैं आप लोग, ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया 1984 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा हुआ यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास कि भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में देखिए कार्यक्रम जो प्रस्तुत करती है। देखिए भारत में हमारे आकाशवाणी जो लगभग, देखिए पहले बात तो ये बुक के अकॉर्डिंग भी जवाब देना होगा। अगर वर्तमान में देखा जाए तो बढ़ सकता है, ठीक है। वर्तमान में आकाशवाणी में देखिए बहुत से भाषाओं का भी प्रकरण, लेकिन अगर बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 24 लाख को डाटा मिल जाएगा। तो 13 का क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं इंटरनेट जो हमारे पास अवेलेबल है, जो आप सही बच्चों भी देखते हैं, इंटरनेट से सारा का सारा चीज जो चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए ये सवाल बार बार पूछा जाता है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होना चाहिए। तो याद होगा आपको मनोरंजक होना चाहिए, एंटरटेनिंग होना चाहिए, तभी उस पर लोग क्या करेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे, आकर्षित होंगे। मुद्रित माध्यम मतलब प्रिंट में बेसिकली हम बता, प्रिंट मीडिया का देखिए सबसे बड़ा सीमा क्या होता है ये बताना है। तो इसका सीमा क्या है, ये तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का मतलब प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर वो एक दिन बाद ही आता है ना, वो तुरंत प्रकाशित होकर नहीं आता, ये दिक्कत होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी सीमा क्या है कि तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का इसमें अभाव दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, आलेख एक विधा है, ये किसकी एक विधा है लिखने का, गद्य लेखन का होता है, लघु कथा हो गया, रिपोर्ट या पद्य लेखन। तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो गद्य लेखन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए हमारे पास अगला सवाल पूछा हुआ है कि संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग मतलब ये होता है, देखिए कोई आपको मैसेज आया उसमें से कोई मीनिंग निकलता है, यानी कोई प्राप्त कोई संदेश हुआ उसके जो अर्थ आपको समझना हो, तो इसे हम लोग डिकोड करना कहते हैं। जैसे कोई लिटरली कोई आपको कुछ बोल गया, उसे आप लोग सोचते हैं कि इसमें बोला क्या है, तो उसे डिकोड हम लोग करते हैं ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, प्राप्त संदेश में जो निहित अर्थ है उसे आपको समझना पड़ता है। अब देखिए हमारे पास पाठ्य पुस्तक से जुड़े हुए कुछ सवाल है जो आपको समझने हैं, जिसमें पहला 19 से लेकर 22 तक देखा पूछा हुआ है। एक आपको पदांश दे दिया आपकी किताब से, ये पूछा गया ये प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भया दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। प्रस्तुत पंक्ति देखिए किस कविता से ली गई है, इस कविता का नाम क्या है, वे आंखें। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ये जो हमारे पास कविता है इसके लेखक का नाम क्या, कमेंट बॉक्स बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताइएगा आप लोग। अगला देखिए, किन आंखों से कवि को देखिए डर लगता है, जमींदार की आंखों से, साहूकार की आंखों से, चौकीदार की, या फिर चिर शोषित किसान की आंखों से। तो कवि को देखिए किन की आंखों से डर लगता है, तो चिर शोषित किसान की आंखों से भय लगता है। अगला है किसानों की आंखों की तुलना देखिए किससे की गई है, तो लेखक ने किसानों की आंखों की तुलना किससे की है, अंधेरी गुफाओं से इसकी तुलना की है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दारुण दैन्य दुख में कौन सा अलंकार, ये द वर्ड देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, और बार बार रिपीट होता है तो हम लोग इसमें किस में रखते हैं आप लोग मालूम होगा, ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखिए। अब आपके बुक पार्ट से कुछ क्वेश्चन पूछे हुए, जिनमें पहला सवाल है कि कवि किस धारा के प्रतिनिधि कवि, वो कृष्ण काव्य बताते हैं, राम काव्य, सूफी काव्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास संत काव्य। वो किस प्रकार किस धारा के प्रतिनिधि कवि है ये हमें बताना है। तो वो किस प्रकार धारा कवि है, तो वो है संत काव्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कवि को वाणी का डिक्टेटर क्यों कहा गया है, तो सॉरी किसने कहा ये बताना, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारीबाद द्विवेदी यहाँ हो गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर सोहनलाल, किनके द्वारा देखिए कथन दिया गया, तो ये दिया गया याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद होगा, यहाँ पर छूट चुका गलती बता देता हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ होना चाहिए था, ये वर्ड आप लोग थोड़ा टिक कर लीजिए, ठीक है, इसका आंसर लिख लीजिएगा। अगला सवाल है हमारे पास, मीरा ने अपने प्रेम बेली में कौन से फल की प्रति यहाँ कामना की, यहाँ भी कामना होगा पहले बार, ठीक है, कौन से फल प्राप्ति की कामना की है, तो पुण्य फल, मोक्ष फल, आनंद फल या कर्म फल। तो किसकी कामना की है, उन्होंने आनंद फल की कामना की है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास,
न्यात मीरा को क्या कहकर पुकारा बुलाते हैं? कुलनासी, वृद्धावासी, गंगाकाशी या देवदासी। तो न्यात मीरा को देखिए क्या कहकर पुकारते हैं, तो याद रखिए उन्हें कुलनासी कहकर पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर घर की याद कविता का आधार बताइए कि कवि कहाँ प्रवास कर रहे थे, जा रहे थे ये बताना है। तो कवि कहाँ याद रखिएगा, वो जेल की यात्रा, जेल में प्रवास कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास कुछ यहाँ पर गद्यांश दिए गए 28 से 31 तक। आपके बुक का ही सवाल है कि जब नमक का नया विभाग बना, और इस पर देखिए ये आपको मालूम होगा कहानी से गांधी जी से नाम से जुड़ा, अगर आपको नमक कानून से जुड़ा हुआ, तो ये बात यहाँ पर दे दिया गया। अब यहाँ पर पूछा गया, देखिए कुछ सवाल यहाँ पर हमसे कि प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार, इसके रचनाकार क्या है? प्रेमचंद, सत्यजीत राय, कृष्णनाथ या फिर शेखर जोशी। तो किनकी रचना है ये है प्रेमचंद की रचना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर ईश्वर प्रदत्त यहाँ पर पूछा गया वस्तु किसे कहा गया? ईश्वर द्वारा पटवारी को, दारोगा को, वकील या नमक। ईश्वर द्वारा कौन सा चीज दिया खुद बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा पटवारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही, ऑप्शन नंबर ए बोलो बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर टिक करिएगा, क्या बताइए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ईश्वर द्वारा पूछा गया, पटवारी क्या भगवान देता? नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी नमक होगा ना, ठीक है। अगला है हमारे पास कि सरकारी निषेध का, देखिए नमक में क्या हुआ जब सरकार का निषेध हो, इससे क्या दुष्परिणाम हुआ ये हमें बताना है। तो इससे क्या हुआ कि भ्रष्टाचार का जो सूत्रपात था वो पूरी तरह से बढ़ता चला गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या होगा सही उत्तर। फिर अधिकारियों के पौ 12 थे। देखिए यहाँ पर पौ 12 मतलब एक मुहावरा है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना, ठीक है। तो लाभ, बहुत ज्यादा लाभ होता है, उसे कहा जाता है पौ 12। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके फिर पाठ्य पुस्तक से कि हम हसमत रचना किसकी है? तो ये जो रचना किनके द्वारा लिखी गई याद रखिएगा, तो कृष्णा सोपते जी के द्वारा लिखी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेखिका मियां नसीरुद्दीन, यह आपका शायद मुझे लगता है क्वेश्चन मुझे छूट गया टाइप करना, मैं बता देता हूँ। लेखिका मियां नसीरुद्दीन, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा के पास क्यों गई थी, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा के पास क्यों गई थी, ये सवाल यहाँ पर छूट गया, ठीक है। पाक कला सीखने में, संगीत कला सीखने, रोजगार मांगने या साक्षात्कार लेने। तो क्यों गई थी ये हमें बताना है, क्या करने गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साक्षात्कार लेने। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही जवाब। अगला है सत्यजीत रॉय मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? आपको मालूम होगा कहाँ के निवासी थे, वो थे पश्चिम बंगाल के निवासी थे। अगला हमारे पास कौन सी फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला गया? और बेहतरीन सवाल है, परीक्षा में देखिए पूछा जाता है, याद रखिएगा। इस मूवी का नाम क्या था, फिल्म की शूटिंग का? पथेर पांचाली नाम की मूवी थी जिसका शूटिंग लगभग 1.5 साल तक चला था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर पंडित अलोपीविन, ठीक है, इस किस कहानी का पात्र है, मतलब कौन सी कहानी का है? दूध का दाम, नमक का दारोगा, दो बेलों का था या यदि का? आप खुद बताइए कौन सा चैप्टर होगा ये है नमक का दारोगा, क्योंकि ये दोनों आपने पढ़ा होगा। चलिए ये नहीं पढ़ा होगा, ये चैप्टर हमारे पास नमक का दारोगा आपका बुक का चैप्टर उसमें से पूछा गया है। फिर राजस्थान की रजत बूंदे पाठ, यहाँ रचनाकार का देखिए नाम बताना है। तो इस पाठ के रचनाकार का नाम है क्या अनुपम मिश्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए जो कुएं की खुदाई करता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं ये बताना, उसे कहा जाता है बसोली। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब। फिर राजस्थान की रेत की देखिए विशेषता क्या होती है, इसका खासियत पता क्या है कि इसका कण तो बहुत बारीक होता है, चिपकता भी नहीं है पहला बात, और रेगिस्तान में कण अलग अलग भी रहते हैं। तो ये तीनों ही प्रॉपर्टीज की होंगी, तीनों ही गुण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए हमारे पास चेलबांजी अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं? बर्तन की टोप पहनकर या फिर घास की टोप से, बांस की टोप से या फिर हाथ से। तो लोग क्या करते हैं, चेलबांजी लोग रहते हैं अपने सिर की रक्षा बर्तन की टोप बना लेते हैं जिससे वो अपनी रक्षा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिए हमारे पास 40 MCQ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया हो। दिल से अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक और शेयर कर देना है, और चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो खुद भी सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को जो सब्सक्राइब करवा देना है, ताकि अपने एग्जाम में आपको 40 में 40 मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के साइंस, तीनों का कंटेंट देखिए चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए देखिए और जल्द से जल्द अपने 40 में 40 हर सब्जेक्ट में लाने की तैयारी करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।